नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बद्रीनाथ धाम में आज आस्था का महासंगम देखने को मिला। शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं ने पहले दर्शन का पुण्य लाभ लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भगवान बद्री विशाल की पहले पूजा अर्चना की और पूरे प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। इसके अलावा कड़े सुरक्षा इंतजाम और प्रशासन की मुस्तैदी के बीच श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन कराए गए। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा, जिसमें धाम पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में सराबोर होगा। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चारधाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। तो कपाट खोलते ही जय बद्री विशाल के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और इसी के साथ सभी भक्तों के लिए आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। यानी कि अब चारों धामों की यात्रा अब सभी श्रद्धालु कर पाएंगे। चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं और आज इस पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। अब यात्री श्रद्धालु सब बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन कर सकेंगे और इसी के साथ यहाँ पर तमाम अतिथिगण के बीच, श्रद्धालुओं के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए पूरे मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बद्रीनाथ की जय के जयघोष के साथ पूरा बद्रीनाथ मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। मुख्य रूप से पहले उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई और उसके बाद विधि विधान के साथ सभी कार्य पूरे होने के बाद अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे श्रद्धालुओं को ये बहुत लंबे वक्त का इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंतज़ार खत्म हो चुका है। जब चारों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं, अब एक एक करके श्रद्धालु उन व्यवस्थाओं के बीच बद्री विशाल के भी दर्शन कर सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं। अब मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, उन्हीं के बीच ये कपाट खोल दिए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। सरकार की पूर्णतः तैयारी है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। श्रद्धालु से भी बार बार अपील की जा रही है कि वो आएँ और सभी एडवाइजरी का पालन करें और इसी के साथ सरकार के बनाए हुए रूल्स का पालन करते हुए चारों धामों के दर्शन करें, जिससे कि उन्हें भी असुविधा ना हो और सरकार की व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर सुचारू रूप से धरातल पर उतारा जा सके। अब देश विदेश से श्रद्धालु भारी उत्साह के साथ पहुंचते हुए नजर आ रही हैं बद्री विशाल के दर्शन करते हुए। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2026 यानी कि कुछ दिन पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद 22 अप्रैल को यानी कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इस पावन पर्व पर जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो भक्तों में वो बेहद उत्साह देखने को मिला। इतने लंबे वक्त का इंतजार और इतने समय के इंतजार के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन करने का पुण्य लाभ मिल सका।
प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड और वर्तमान में चल रही आंगनबाड़ी हड़ताल पर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिर में उसके हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सीबीआई जांच भी कराई जा रही है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सरकार का एक अहम अंग है और उनकी हड़ताल काफी लंबे समय से जारी है। सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और उनकी मांगों पर समाधान भी निकाला जाएगा। अंकिता हमारी बेटी है, आप सब जानते हैं। हम सब दुखी हैं उसमें, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम लोग सब दुखी हैं। हमारी प्रेस में तो 30-35 साल तो मैंने भी पत्रकारिता करी है। मैं कॉलम भी लिखता था नेशनल पेपर में। मैं सब चीजें जानता हूँ कि सब मित्रों का सहयोग भी रहा है। मुझे एक चीज बताइए, कोई चीज साबित हो गई, आजीवन कारावास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, हमको छोड़ दो, बचा दो, छोड़ दो, नहीं जा सकते हैं कि हमें गलत फंसाया गया। एक एक चीज सारी हो गई है, तो उस चीज में कहां पर फिर कमी आई? अगर चीज कमी नहीं आती है, सीबीआई इंक्वायरी सारी चीजें वो भी हो गई, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी भी पहले वहां आती है कि जहां पर पकड़ा ही ना जाए। यहाँ तो पकड़े गए ना लोग, सारे लोग जिन पर था पकड़े गए। अब कुछ लोगों के नाम ले लिए, फलाना था, फलाना था, फलाना था, ऑन रिकॉर्ड कहीं साबित नहीं हुआ। चंपावत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फतेहाल ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी महिलाओं की हितैषी है तो हम पूरी मजबूती से बीजेपी से ये मांग करते हैं कि पूरे भारत में संसद और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों पर आधी संख्या में महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर दिया जाए। हम महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिशों का कड़ा विरोध करते हैं। ऐसे करने से छोटे राज्यों में भारी नुकसान होगा और देशों का संघीय ढांचा बिगड़ जाएगा। जो पार्टी खुद महिला विरोधी है, जो खुद जिसके नेता अंकिता भंडारी के केस में संलिप्त हैं, वही लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को महिला प्रधानमंत्री दी, महिला राष्ट्रपति दी, महिला स्पीकर दी और हमेशा महिलाओं के हित के लिए पार्टी महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ खड़ी रहती है, महिलाओं के हित के लिए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए वो महिलाओं को ढाल बना के अपनी राजनीति करना चाहती है। और मैं उन महिला नेत्रियों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे जनपद में हो, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, अंकिता भंडारी जो केस था उस पर ये भाजपा की नेताओं ने, भाजपा की हमारी नेत्रियों ने बिल्कुल कोई शब्द नहीं बोले। अगर वो महिलाओं के साथ थी तो उन्होंने अंकिता भंडारी में भी कुछ बोलना चाहिए था, अंकिता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये मात्र और मात्र ये लोग बस इसमें राजनीति कर रहे हैं। विकासनगर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की अध्यक्षता में बीजेपी पार्टी से जुड़ी महिलाओं के प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए बयान पर विपक्ष ने रूखे सवाल उठाए हैं। मधु चौहान ने बताया कि 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए थे, जिनका उद्देश्य वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को प्रभावी तरीके से लागू करना और परिसीमन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के विरोध के चलते महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित नहीं हो सके, जिससे महिला आरक्षण को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी तरीके से खराब साबित हुई। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद महिलाओं ने चिंता जताई कि इस राजनीतिक गतिरोध का सीधा असर आने वाले 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है और महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण उधर अधर में ही लटका मिल सकता है। यूपी एक्ट है उसे ये संचालित होते हैं और इसमें 26 की जनगणना शुरू हो चुकी है और हम लोग जानते हैं कि दुनिया के मेरे ख्याल से सबसे आबादी वाला देश भारत आज के तारीख में है। तो नए परिसीमन और नई जनगणना आने में बहुत समय लग सकता है। इसके लिए जैसा आपने बताया कि 3 अधिनियम अभी संसद में रखे गए थे ताकि हम जो परिसीमन है वो पुरानी जनगणना पर ही कर सकें, 2011 की जनगणना पे कर सकें, ताकि हम लोग 29 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो प्रभावी हो सके और महिलाओं को 33% सीटें उसमें मिल सके। तो वही बिल सदन में लाया गया था जिसका कि इंडिया गठबंधन ने विरोध करा है और इनके विरोध के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि 29 में
मुश्किल है इस अधिनियम का प्रभावी होना। इस बात से महिलाओं के अंदर बड़ा आक्रोश है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से नाराज़गी भी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह सकती हूँ कि जो ये विपक्षी है, इन्होंने महिला बिल का विरोध। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के भूस्खलन और संवेदनशील क्षेत्रों में किए जा रहे अव्यवस्थित निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट में देहरादून नगर निगम MTDA सहित राज्य सरकार से 3 हफ्तों के जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 हफ्ते के बाद की तारीख नियत की है। बता दें कि देहरादून की समाजसेवी रेणुपाल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा कि 2011 में उत्तराखंड के लिए बिल्डिंग बॉयलूज बनाए गए थे, जिसके बाद वर्ष 2015 में संशोधन कर 30 डिग्री ढलान और भूस्खलन क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद 2019 में जारी शासनादेश के बाद देहरादून में फुट हिल क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने के साथ ही निर्माण कार्यों के प्रतिबंध को यहां लगाया गया था। इसके बावजूद देहरादून घाटी की तहसील पर बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं। याचिकाओं में कोर्ट ने प्रार्थना की है कि किस तरीके से घाटी में प्रतिबंध क्षेत्रों में किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। खटीमा के चकरपुर क्षेत्र स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के PTI शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़, शारीरिक शोषण और उसे गुमराह करने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस को तहरीर दी। आरोपों के मुताबिक PTI टीचर ने छात्रा के साथ न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उससे शादी का झांसा देकर जयपुर तक ले गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष दिज अरोड़ा ने बताया कि आरोपी शिक्षक खुद शादीशुदा है, उसके बच्चे तक हैं। इसके बावजूद उसने मासूम छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसे जयपुर घुमाने ले गया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी के सामने इस मामले को उठाया और जिसके बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। यहीं लोकल की एक हमारी छोटी बहन है, उसके परिवार ने शिकायत करी थी कि यहाँ का जो इस स्कूल का जो PT टीचर है वो पिछले कई वर्षों से उसका शोषण कर रहा था, शादी का भी झांसा दे रखा था, जबकि वो PT टीचर खुद शादीशुदा भी है, उसका बच्चा भी है। तो शादी का भी झांसा दे रखा था और उसको कई जगह वो घुमाने ले गया। कई हमारे संज्ञान में आया है कि वो जयपुर घुमाने ले गया, जिसकी फ़ोटो वीडियो भी उसके फ़ोन से मिली। तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ प्रधानाचार्य जी ने पूरा हमारा समर्थन किया और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा एक सस्पेंशन लेटर टाइप किया गया, उस PT टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा, जो भी पुलिस प्रशासन के पास जो भी तहरीर दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बजरंग दल को सूचना दी गई कि चकरपुर क्षेत्र में जो सरकारी इंटर कॉलेज है बल्लभ गोविंद पंत, उसमें एक PTI है जिसके जो चरित्रहीनता में पाया गया है और वो लगातार बहुत सी बच्चियों को ब्लैकमेल उनके फोटो द्वारा कर रहा था। जब बजरंग दल की टीम ने कार्रवाई की और उसको जब पकड़ा तो बहुत सी चीजें उसमें मिली हुई हैं और जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी जी को इसमें सूचना दी तो उनका उसमें कोई संज्ञान लेने जैसा नहीं था। प्रधानाचार्य जी से भी बात हुई तो वो रोने लगे और कहने लगे कि 2 से 3 बार मैंने खुद शिकायत की है लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, वो खुद टूटे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी जी भी आते हैं और उनसे जब बातें रखी जाती है तो वो बात रखने को राजी नहीं थे, जिस संबंध में हमने ऊपर के अधिकारियों को सूचना दी और उसमें खंड शिक्षा अधिकारी और PTI दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है फिलहाल के लिए और जांच शुरू हो गई है। बच्चों के द्वारा हमारे पास अभिभावक के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई, ये थाने के द्वारा जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है और उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हमने सूचित किया अपने खंड शिक्षा अधिकारी और महोदय और जो इस समय विद्यालय के प्रबंध संचालक भी हैं श्री भान प्रताप कुशवाहा जी को, वो आए और उन्होंने उनका बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति की है कि हमने जो है लड़की के साथ इस तरह का कार्रवाई की। तो उसके आधार पर विद्यालय प्रशासन ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिल रहा है, जहां पर शुंगी क्षेत्र में एक दुकानदार की ओर से नेशनल हाईवे तक बनाए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल दुकानदार ने रातों रात पक्की सीमेंटेड रैंप बनाकर न सिर्फ फुटपाथ बल्कि हाईवे तक की जमीन को जब्त कर लिया था। जैसे ही इस अतिक्रमण की जानकारी नगर निगम पालिका को पड़ी, टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की और पूरे अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि शहर में सरकारी जमीन और सड़कों पर किसी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। नैनीताल वन विभाग में वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं शहर के पास ज्योली क्षेत्र में वन्यजीव संघर्ष के दौरान एक महिला को निवाला बनाया गया। दरअसल महिला के घर के पास जंगल है और वहां पर वो चारा लेने गई थी। जब महिला घर नहीं पहुंची तब परिजन और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। इस दौरान जंगल के बीच महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर वन विभाग के तमाम अधिकारी पहुंचे और देखा कि ग्रामीणों ने बताया है कि वन्यजीवों का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चिंतित हैं और डर का माहौल है। 3 या 4 घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें एक मुझे लगता है कि एक ही बाघ है, क्योंकि 2 किलोमीटर रेडियस में ये तीनों घटनाएं हुई हैं। अभी पिछले दिनों सूर्या गांव हुई, उससे पहले आपका ये आपका जून स्टेट में हुई, और पूरे ब्लॉक में माना जाए तो 9वीं या 10वीं घटना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। और मेरा माताओं से, बहनों से और गाँव वालों से निवेदन है कि कम से कम जंगल में जाएँ तो अकेले न जाएँ, झुंड के साथ जाएँ। और वन विभाग की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जब तक आदमखोर बाघ पकड़ा नहीं जाता तब तक वो पीछे न हटे, किसी एक बाघ को पकड़ के अपनी तीसरी न कर ले। और गांव वालों में अभी भी दहशत का माहौल है। गाँव की आजीविका दुग्ध पालन पर निर्भर रहती है और दुग्ध पालन के लिए महिलाओं को जंगल की ओर रुख करना पड़ता है। जंगलों में पानी की कमी की बढ़ती हुई गर्मी से पानी की कमी के रहते हुए जानवर जंगलों से शहरों की ओर, कस्बों की ओर को अपना रुख कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि बाघों को पकड़ना समाधान नहीं है, बाघों को मारने के लिए भी हम लोगों को हमको आदेश चाहिए। अगर आदेश नहीं मिलेंगे बाघों को मारने के तो हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर देहरादून में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। यह मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में अटकने के बाद से गरमाया है। रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा बनने का, सबसे बड़ा अवरोध बनने का काम खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, कांग्रेस को इसके क्षमा मांगनी चाहिए। महिला आरक्षण पर आरोपों की राजनीति में कोई पीछे नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की वजह से महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, तो कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सीटों पर ही महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। बीजेपी की सरकार ने निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। देखिए, तो हम 24 तारीख को देहरादून के अंदर हजारों की संख्या में बहनों का एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और ये मैसेज हम देंगे कि कांग्रेस बहनों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, उसे लागू कराने के पक्ष में नहीं है और बहनों में आक्रोश व्यापक रूप से। उसके बाद हर मंडल स्तर पर हमारी बहनें व्यापक रूप से इस आंदोलन में सहभागी होंगी और कांग्रेस के उत्तर बहन होंगे। कांग्रेस मांगा जाएगा कि आंदोलन की श्रृंखला हमारी आगामी दिनों में चलने वाली है। लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। धीरे धीरे केवल भाजपा ही नहीं, हर सामाजिक संगठन की बहनें, पंचायत क्षेत्र की बहनें, ये सब लोग इस आंदोलन की भागीदारी बनेंगे। जिला पंचायत की बहनें निंदा प्रस्ताव पारित करेंगी, ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक के अंदर निंदा प्रस्ताव पारित होंगे, अनेकों ग्राम पंचायतों के अंदर जहाँ बहनें प्रधान है वहाँ निंदा प्रस्ताव पारित होंगे। और मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के इस जो उनका जो नजरिया रहा उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा के अंदर भी होगा और कांग्रेस को
पूरे देश की मातृशक्ति को जवाब देना के लिए मजबूर कर देंगे। और मैं चाहूंगा कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, कांग्रेस को इसके क्षमा मांगनी चाहिए। उत्तराखंड की आरोपों की राजनीति में स्थिति तो ये है कि बीजेपी ने ऋषिकेश में कांग्रेस का पुतला फूका। इतना ही नहीं, बीजेपी ने न सिर्फ विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को बुलाया है, उससे पहले 24 अप्रैल को देहरादून में आक्रोश रैली करने वाली है और उसके बाद सभी जिलों में नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंडल स्तर पर पद यात्रा की तैयारी है। तो कांग्रेस इन सब से पहले यानी 23 अप्रैल को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि आंदोलन केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे और यही बात बीजेपी भी कह रही है। भाई वो उनके पास इतने संसाधन हैं कि वो उन संसाधनों को इन्हीं सब चीज़ों में खर्च करेगी बजाय जनता के हित में खर्च करने के। इतने संसाधन उनके पास हैं। उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार करके संसाधनों का जो जखीरा जमा कर रखा है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो इन्हीं सब उल्टे कामों पे करेंगे। हमने पहले ही दिन सभी लोगों से ये कहा है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं सभी लोगों से कहा है कि इसमें जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम हमारे सभी प्रमुख नेताओं को हमने पत्र दिया है, यहाँ से जिलाध्यक्षों को पत्र गया है, ब्लॉक अध्यक्षों तक पत्र गया है कि इस बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने के लिए वो अपने अपने ब्लॉकों में, जिलों में या प्रभाव के क्षेत्रों में कार्यक्रम करें। भारतीय जनता पार्टी की मंशा इतनी साफ है और महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, तो जिस तरीके से यूसीसी आप राष्ट्रीय मुद्दा होने के बाद भी आपने उसको स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूट किया, तो उसी तर्ज पर आप जो है 33% जो महिला आरक्षण है वो विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं को देने के लिए सत्र बुलाइए और उसको पास करने का कार्य करिए। इसी बात को लेकर के धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जिसके तहत कल शुरुआत उत्तराखंड के विधानसभा में से होगी, जहां पे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ 33% आरक्षण जो है उसको विधानसभा में पारित करने के लिए की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। 28 अप्रैल को होने वाला ये विशेष सत्र उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। निंदा प्रस्ताव के जरिए सरकार जहां अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी, वहीं विपक्ष के लिए भी ये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का एक बड़ा अवसर होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सदन में क्या रुख सामने आता है और इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। वहीं महिला आरक्षण के संशोधित बिल पर सरकार के रुख को लेकर विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाता है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।